सुबह के 10 बजे होते हैं और एक पत्नी और एक पति अपने अपने वकील के साथ कोर्ट में खड़े रहते हैं। तभी वहाँ जज साहिबा आती हैं और अपने कुर्सी पे बैठती हैं। सबसे पहले लड़की से पूछती हैं कि आपका मामला क्या है, क्यों आप कोर्ट में आई हैं। लड़की बोलती है, जज साहिबा मेरे को इस आदमी के साथ में नहीं रहना है और मेरे को इससे छुटकारा चाहिए। इससे जितना भी मेरे दहेज में, जितना भी मेरे शादी में पैसा लगा है, इससे सारा पैसा मुझे दिलवा दीजिए। फिर उसके बाद जज साहिबा उस लड़के से पूछती है कि ये बताओ तुम्हारा क्या परेशानी है, ये जो बोल रही है तुम्हारे पर आरोप लगा रही है, क्या ये सही है। वो हाथ जोड़ते हुए जज साहिबा से बोलता है, जज साहिबा इसकी सब बातें झूठी है, मैंने कभी इसे पीटा नहीं, मैंने कभी इससे दहेज मांगा नहीं, इसने जितना भी आरोप लगाया है सब झूठा आरोप लगाया है। तब जज साहिबा एक फैसला सुनाती है। फैसला सुनकर लड़का रोने लगता है और जज साहिबा के सामने हाथ जोड़ के बोलने लगता है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए ताकि हमारा भी हौसला बना रहे, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोग के लिए ला सकूं। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गाजियाबाद। गाजियाबाद के एक छोटे से गांव से शुरू होता है। होता यह है कि एक साल पहले एक लड़का और एक लड़की का शादी होता है। लड़की का नाम बिंदु होता है और लड़के का नाम घनश्याम होता है। इन दोनों में शादी होने के कुछ दिनों बाद से ही रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं, अक्सर झगड़ा होते रहता है। कभी लड़की लड़के को मारती थी, कभी लड़का लड़की को मारता था। एक दिन बात इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लड़की अपने घर वालों से बुला के लड़के को धमकी तक दिलवाती है, अगर तुमने नहीं सुधरा या तुम मेरे साथ में मारपीट किया तो इसके वजह में अच्छा नहीं होगा। लेकिन लड़का हमेशा बोलता था, मैं तो तुमको मारता भी नहीं, तुमको पीटता भी नहीं, तुमको कुछ बोलता भी नहीं, बस तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। तुम जिस लड़के के साथ में घूमती हो, जो तुमसे मिलने आते हैं, उससे मिलना छोड़ दो, मैं तुम्हें फिर भी रखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लड़की जो होती है वो बार बार अपने पति यानी कि घनश्याम को धमकी देते रहती है। फिर बिंदु अपने घर वालों से झगड़ा करके अपने पिताजी को बुलाकर अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद घनश्याम के ऊपर केस ठोक देती है और उस पर आरोप लगाती है कि ये मेरा पति मेरे को मारता था, मेरे पे पीटता था और मेरे से और दहेज मांगता था और मेरे ऊपर शक करता था। मेरे को इसके साथ में नहीं रहना है क्योंकि बहुत खराब आदमी है और इसके घर वाले यानी कि मेरे सास ससुर भी मेरे को मारते थे, मेरे को पीटते थे। ऐसे कर करके केस चलते रहता है। लेकिन जब 6 साल हो जाता है और लास्ट उन लोग का हेयरिंग रहता है, मतलब अब फैसले आने वाले रहते हैं, उस टाइम की जज वहाँ की एक महिला जज होती है। जब उनके सामने सुबह सुबह के टाइम घनश्याम और बिंदु खड़े रहते हैं और सबसे पहले जब वो बैठती है तब बिंदु से पूछती है, ये बताओ बिंदु कि तुम्हें ससुराल में कौन मारता था, कौन पीटता था। तब बिंदु बताती है कि मेरा पति जो सामने खड़ा है यही मेरे को मारता था और मेरे को पीटता था। तब जज साहिबा पूछती है कि तुमने रिपोर्ट में लिखवाया है कि तुम्हारा हाथ भी तुम्हारा पति मार के तोड़ दिया था, तुम्हारा कौन हाथ टूटा था। वो बोलती है कि मेरा बायां हाथ इसने मार के तोड़ा था। तब जज साहिबा बोलती है कि इसमें तो दाहिना हाथ लिखा है। तब बोलती है, मैडम मैं भूल गई। तब जज साहिबा बोलती है, कोई बात नहीं, ये बताओ तुम्हारे सास ससुर भी तुमको मारते थे या पीटते थे। तो बोली, दोनों लोग अक्सर मेरे को खाना नहीं देते थे और मेरे को घर से निकालने की हमेशा धमकी देते थे। तब जज साहिबा पूछते हैं, तुम्हारा हाथ जो टूटा था तो तुम किसके साथ में हॉस्पिटल गई थी। तब वहाँ पे बिंदु कुछ नहीं बोलती है। तब मैडम और आगे पूछती है, ये तो तुमको याद होगा तुम किस हॉस्पिटल में गई थी, क्योंकि तुम भी पढ़ी लिखी हो, तुमने आरोप लगाया है। तब बिंदु कुछ नहीं बोलती है। तब उसके वकील जो वहाँ पे खड़े होते हैं वो बोलते हैं, मैडम ये सब बात क्यों पूछ रही है आप, ये आदमी अच्छा नहीं है जो सामने खड़ा हुआ है, इसने मेरे मुवक्किल को बहुत परेशान किया है और बहुत तंग किया है। तब जज साहिबा वकील को बोलती है कि आपसे मैं अभी कुछ नहीं पूछ रही हूँ, आपके जो मुवक्किल है
जो बिंदु खड़ी है इनसे पूछ रहा हूँ, कुछ उनको भी जवाब देने दीजिए। बिंदु कुछ नहीं बोलती है, सर नीचे झुकाई रहती है। तब उसके बाद जज साहिबा घनश्याम से पूछती है कि ये बताइए, आपने भी आरोप लगाया है कि आपका पैर बिंदु ने और इसके घर वालों ने तोड़ दिए थे, क्या ये बात सही है? क्या आप भी भूल गए कि किस हॉस्पिटल में गए थे और आपका पैर किसने तोड़ा? घनश्याम बोलता है, नहीं मैडम, मेरे को सब चीज़ याद है। सुबह के 9 बज रहे होते हैं और मैं स्कूल जा रहा होता है उसी टाइम पढ़ाने के लिए। तो तब बिंदु के पिता और उसके भाई और उसके गांव के 1-2 लोग आते हैं, 4-5 लोग, और मेरे को मारने लगते हैं और मेरे पैर पे चढ़ जाते हैं और मेरा पैर तोड़ देते हैं। तब तक वहाँ पे गांव के कुछ लोग आ जाते हैं आजू बाजू को, वहीं पे वो लोग मेरे को छोड़ के चले जाते हैं। फिर उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है और लगभग 15 दिन तक मैं चल नहीं पाता था। मेरी माँ और मेरे पिता हॉस्पिटल में मेरा एक छोटे से बच्चे के जैसे ख्याल रखते थे। ये बात मैंने जो लिखवाई है, मैं इस हॉस्पिटल में गया था, आप चाहें तो उस हॉस्पिटल में पूछ सकती हैं, और उस गांव के सब लोगों ने देखा था। जज साहिबा बोलती है, चलिए ठीक है, अभी आप दोनों लोग चाहते क्या हो? उस लड़की से पूछती हैं कि तुम बताओ बिंदु, अभी तुम क्या चाहती हो? वो बोलती है कि मेरा दहेज का पैसा और जितना भी शादी में पैसा लगा है सब बोलिए इसको देने के लिए, और ये महीने का 70-80 हज़ार रुपये कमाता है, ये सरकारी टीचर है, इसका आधा पैसा भी मेरे को हर महीने चाहिए। तब उससे पूछती है, घनश्याम से पूछती है, मैडम ये बताओ तुम इसका दहेज कितना लिए थे और इसका सामान कितना अभी तुम्हारे घर में है? तब घनश्याम हाथ जोड़ते हुए बोलता है, मतलब हर एक सामान ये लेके जा चुकी है, जेवर हो गया, इसका पलंग हो गया, इसके कपड़े हो गए, बक्से हो गए, ये सब चीज़ तो लेके चली गई है, कुछ इसका बचा ही नहीं है। तो बताइए मैं कैसे इसको दहेज के पैसे वापस दूं जब सब लेके जा चुकी है? और ये क्या बोलती है कि मेरे को आधा पैसा चाहिए, मैं हर महीने इसको 6 सालों से 20,000 रुपये जो देता हूँ, जो केस चल रहा है इसके खर्चे के लिए, ये उसी 20,000 में ऐश करती है, खाती है और लड़कों लोग के साथ में घूमती रहती है। उसी पे बिंदु गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मेरे पे तुम झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ, तुम अपने पहले देखो, तुम कितने को साथ में घूमते हो, क्या करते हो? तब मैडम पूछती हैं घनश्याम से, ये बताओ तुम अपने बीवी पे, बिंदु पे आरोप लगा रहे हो कि ये दूसरे लड़कों से बात करती है, दूसरों के साथ में घूमती है, तुम ये आरोप कैसे लगा सकते हो? तब घनश्याम बोलता है कि मैं जब भी घर में रहता था तब कोई ना कोई लड़का इसके ससुराल से आता था, कभी बोलती थी बुआ का लड़का है, कभी बोलती थी मामा का है, कभी बोलती थी मौसी का है, कभी बोलती थी कि गांव वाले हैं। 5-6 लड़के ही इसके रिश्तेदार क्यों निकलते थे और वो लोग आते थे और उन लोगों के साथ में ये घूमती थी, फिर शाम को आती थी, और जब मैं कुछ पूछता था तो उन्हीं लोगों से मेरे को धमकी दिलवाती थी। इसको भी मालूम है मैं मास्टर हूँ तो मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगा, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है मैडम, इसको मेरे को छुटकारा दिलाइए। तब मैडम बोलती है कि एक बात लास्ट में इस केस को फाइनल करने जा रही हूँ, या तो आप इसको 10 लाख रुपए दे दीजिए या तो इसको लेके जाइए अच्छे से घर पे रखिए। बिंदु बोलती है मेरे को इस आदमी के साथ में नहीं रहना है और मेरे को 10 लाख नहीं 20 लाख रुपए चाहिए। फिर उसका वकील भी वहाँ पे बोलने लगता है कि हाँ मैडम, ये आदमी बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है तो मेरे मुवक्किल को 10 लाख में कुछ नहीं होगा क्योंकि पूरा ज़िंदगी इसके सामने पड़ा है। लेकिन जज साहिबा वकील को भी थोड़ा सा गरमा देती है कि आप इसमें मत बोलिए क्योंकि वो सब सामान अपना लेकर जा चुकी है, ऊपर से इसने मारपीट करा के ये सामने वाले अपने पति का पैर तोड़वा दी, और ऊपर से जितना जितना झूठा इसने आरोप लगवाया है, तो 10 लाख इसके लिए बहुत है। फिर वो मान जाती है, ठीक बोलती है मेरे को 10 लाख अभी चाहिए, नहीं तो कुछ दिनों बाद मेरे को देगा तो 20 लाख चाहिए। वहाँ पे घनश्याम जज साहिबा का हाथ जोड़ने लगता है और बोलता है मैं कहाँ से इसको 10 लाख रुपए दूंगा, मैं अपने माता पिता का इलाज कराता हूँ और हर महीने तो इसको 20,000 दे देता हूँ, मैं कहाँ से दे पाऊँगा। तब जज साहिबा बोलती हैं बस एक ही रास्ता है, या तो आप इसको 10 लाख रुपए दे दीजिए, केस रफा दफा कीजिए, या तो इसको ले जाकर अच्छे से रखिए। लेकिन बिंदु बोलती है कि मेरे को इस आदमी के साथ में रहना ही नहीं है। फिर घनश्याम जज साहिबा से बोलता है कि मेरे को 15 दिन का टाइम दीजिए। तब जज साहिबा बोलती है बस आपके पास 15 दिन का टाइम है, दोनों में से कोई चीज़ आप डिसाइड कर लीजिएगा और 15 दिन बाद फिर से इस कोर्ट में हम सुबह 10 बजे आपसे मिलेंगे। फिर वहाँ से सब कोई अपने अपने घर चला जाता है। रास्ते में जब महिला जज जा रही होती है
तो वहीं पर देखती है कि घनश्याम को कुछ लोग घेरे हुए हैं और बिंदु भी वहीं पर खड़ी है और धमकी दिलवा रही है कि मेरे को 10 लाख रुपए अगर तुम 15 दिन के अंदर नहीं दिए तो सोच लेना तुम्हारा मैं क्या करूँगी। अब महिला जज वहीं पर रुक जाती है और उनसे पूछती है कि क्या हो रहा है, क्यों तुम लोग इसको घेरे हुए हो। तो वो लोग वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। फिर घनश्याम आके मैडम से बोलता है, देखिए मैडम, आपके सामने भी धमकी दे रही थी, अभी भी ये मेरे को धमकी दे रही है। मैडम बोलती है, कुछ नहीं होगा, आप मेरा नंबर ले लीजिए, दोबारा ये जब भी धमकी दे तो मेरे को फ़ोन करके आप बताइए। फिर वो मैडम का नंबर ले लेता है और घनश्याम अपने घर चला जाता है। एक दिन अचानक घनश्याम किसी जगह पे काम कर रहा होता है, तभी मैडम वहाँ पे गुजर रही होती है। घनश्याम को देखती हैं तो रुक जाती हैं और रुकने के बाद घनश्याम से बोलते हैं, अभी तो आपको कोई धमकी उमकी नहीं देती है या कोई धमकी कोई बोलता तो नहीं है। घनश्याम बोलता है, नहीं मैडम, कोई नहीं बोलता है, पैसे जुटाने की फिराक में हूँ, कहाँ से जुटाऊँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तब मैडम बोलती है, आप देख लीजिए, आपका मामला है, लेकिन आपके पास 15 दिन में से 5 दिन जा चुका है, 10 दिन और टाइम है। फिर वहाँ से मैडम चली जाती हैं। 15 दिन बाद जब मैडम बैठी रहती हैं और बिंदु भी आके बैठे रहती है, थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो जाता है, तो बिंदु जज साहिबा से बोलने लगती है कि देख ली आप, वो 1 नंबर का चोर है, 1 नंबर का फरेबी है, वो आएगा नहीं, उसको पैसे देना है ना, इसके लिए आएगा नहीं, फिर से आज वो मेरे साथ में कुछ ना कुछ गलत करेगा, उसका काम ही वही है। तब तक घनश्याम बेचारा पसीने से भीगा हुआ दौड़ते हुए कोर्ट में आता है, सबके सामने हाथ जोड़कर बोलता है कि 10-15 मिनट लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और मैं ये चेक लेकर आया हूँ मैडम, बिंदु को दे दीजिए और बोलिएगा कि ज़िंदगी भर खुश रहे, कभी किसी चीज़ की अगर परेशानी आए, किसी चीज़ की प्रॉब्लम आए तो मेरे पास ज़रूर आए, क्योंकि मैंने इसको हमेशा समझा, किसी ने मेरे को नहीं समझा। बिंदु उसकी ओर देखती भी नहीं है और महिला जज उस 10 लाख का चेक ले लेती है और बिंदु को वकील को दे देती हैं और उसके बाद केस को रफा दफा कर देती है। आज के बाद कोई भी एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा और आज से ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया, यानी कि आप दोनों का डाइवोर्स हो चुका। उसके बाद घनश्याम बेचारा अपने घर चला जाता है और बिंदु अपने घर चली जाती है। 1 महीना हो जाता है। फिर महिला जज एक दिन घनश्याम को फ़ोन करती है और बोलती है कि और मास्टर साहब, आपको तो कोई अभी धमकी नहीं मिल रही है ना। तब वो नंबर देखता है तो खुशी के मारे झूम उठता है कि जज साहिबा मेरे को कॉल की है। वो बोलता है, नहीं मैडम, कोई भी धमकी उमकी नहीं मिला, अभी तो मैंने सुना है कि वो किसी और लड़के से शादी कर ली है और पैसे दिए हुए में ऐश कर रही है, जाने दीजिए, उसको खुश रहने दीजिए। तब महिला जज बोलती है कि सबके ज़िंदगी में चढ़ाव उतार आता है, आप किसी अच्छी लड़की से शादी कर लीजिए। तब वो बोलता है कि अब मेरे को शादी करने का मन और विचार नहीं है, क्योंकि एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा धोखा खाना नहीं चाहता हूँ। तब महिला जज बोलती हैं, अगर आप पूरा नहीं माने तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने और भी लोगों से पूछा है आपके बारे में, कोई ये नहीं बोला कि मास्टर साहब खराब हैं। तो मैं आपको पाकर, क्योंकि आप ही के पास में लोग पढ़कर मेरे जैसे IAS और SDM जज सब चीज़ बनते हैं, तो आप अच्छे इंसान हैं। अगर आपको रिश्ता मंजूर होगा तो आप कल मेरे नंबर पर फ़ोन कर दीजिएगा। सुबह सुबह होते ही मास्टर साहब महिला जज को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसा पार्टनर मेरे को मिला है। फिर बाद में महिला जज और वो लोग स्कूल टीचर शादी कर लेते हैं। तो आज की कहानी यही था। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलत कौन था, मास्टर जी थे या उनकी पत्नी बिंदु थी या बिंदु के घर वाले? क्योंकि अगर अपने लड़की को लोग सही टाइम पे समझाए होते, देखे होते, तो शायद मास्टर जी के और ये 6 साल बर्बाद नहीं हुआ होता। तो मेरा मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है। बस ये कहानी सुनाने का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है और लोगों को सचेत करना है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो कहानी पे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ, क्योंकि अभी रात भी हो गया है और मैं जल्दी जल्दी जॉब करके आया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।